हेलो दोस्तों, पढ़ाई करो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। तो देखिए, विसर्ग संधि में आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम लोग विसर्ग संधि की पहचान कर सकते हैं और विसर्ग संधि का विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि विसर्ग संधि में विसर्ग और स्वर मिलते हैं, यानी विसर्ग का मेल होता है किससे, स्वर के साथ, या फिर विसर्ग का मेल होता है, विसर्ग का मेल किससे हो जाएगा, व्यंजन से हो जाएगा। तो विसर्ग और स्वर मिले या विसर्ग और व्यंजन मिले तो वहाँ पे क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। और इसके साथ आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो विसर्ग चिन्ह है उसमें दो बिंदु होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं। तो ये विसर्ग का चिन्ह हो जाएगा। विसर्ग चिन्ह में दो बिंदु एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे दिया गया है निह धन आशा बराबर क्या लिखा गया है, निराशा। तो देखिए निह, यहाँ पे देखिए ये विसर्ग चिन्ह हो गया और इसके बाद क्या आया है, आ आया है। आ क्या है, एक स्वर है। तो यहाँ पे विसर्ग और स्वर का मेल हो रहा है। देखिए विसर्ग और स्वर का मेल हो रहा है। तो निह धन आशा बराबर हो गया निराशा। यहाँ पे देखिए जो विसर्ग है इसके स्थान पे रा आ गया है तो हो गया निराशा। तो इसी को कहते हैं विकार उत्पन्न होना। जो विसर्ग है उसके स्थान पे रा आ गया तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे क्या हो गया, विकार उत्पन्न हो गया है। इसी प्रकार से मनः धन बल बराबर मनोबल हो गया है। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग है ये, और यहाँ इसके बाद जो बा आया है वो क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पे विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, व्यंजन से हो रहा है। तो अगर विसर्ग का मेल व्यंजन से हो रहा है तो वो भी क्या होगी, विसर्ग संधि होगी। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना है कि विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल स्वर से होता है या फिर विसर्ग का मेल किससे होता है, व्यंजन से होता है। और विसर्ग चिन्ह में दो बिंदु होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से लगाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि के नियम। तो देखिए, विसर्ग संधि के नियम आपको रटने नहीं हैं, बस जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों का अगर आप अभ्यास करेंगे तो नियम आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो हम लोग अभी विसर्ग संधि के नियम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं व्यंजन की। तो देखिए, व्यंजन आप जानते हैं कि व्यंजन में क्या है, एक का वर्ग होता है। का वर्ग में कौन होता है, क ख ग घ अंग, ये का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद चा वर्ग में क्या होता है, च छ ज झ य, ये चा वर्ग हो जाएगा। और टा वर्ग में क्या होता है, ट ठ ड ढ अड़, ये टा वर्ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए ता वर्ग में क्या हो जाएगा, त थ द ध न, ये ता वर्ग है। और प फ ब भ म, ये क्या होता है, पा वर्ग होता है। इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं हम लोग। तो ये व्यंजन हमारे हो गए। और इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ण अगर पहला वर्ण कहा जाएगा इसका मतलब हो जाएगा क च ट त प। दूसरा वर्ण कहा जाएगा अगर तो ये दूसरा वर्ण हो जाएगा ख छ ठ थ फ। अगर तीसरा वर्ण कहा जाए तो इसका मतलब होगा ग ज ड द बा, ये तीसरे वर्ण हैं। और चौथे वर्ण ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे क्या, पांचवें वर्ण, जिनको हम लोग अनुनासिक भी कहते हैं। इसके अलावा या रा लावा क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और श श श क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। अन्य जो व्यंजन है उनकी चर्चा यहाँ पे हमें नहीं करनी है। तो हम लोग इतने व्यंजन जो है दिमाग में अपने रखेंगे। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग पहला नियम पढ़ते हैं। तो पहले नियम में क्या होगा, जो विसर्ग है उसका परिवर्तन हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में कब होगा, ये हमें ध्यान देना है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि विसर्ग के बाद क्या आए कि उसका परिवर्तन ओ में हो जाए। तो देखिए, यदि विसर्ग के पहले आ हो, ये ध्यान देना आपको कि विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग के पहले आ होना चाहिए, ह्रस्व आ। और बाद में क्या हो, बाद में भी या तो आ हो या फिर किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, जो अभी हमने देखा तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या फिर पांचवा वर्ण हो। तीसरा वर्ण हो सकता है, चौथा वर्ण हो सकता है या फिर पांचवा वर्ण हो सकता है, या फिर या रा ला वा हा, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। विसर्ग बदलेगा ओ में, लेकिन कब बदलेगा, ध्यान देना है आपको। विसर्ग के पहले आ होना चाहिए और बाद में भी आ हो सकता है, या फिर किसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो सकता है, चौथा वर्ण हो सकता है, पांचवा वर्ण हो सकता है, या इनमें से कोई भी वर्ण अगर होगा तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है मनः धन अभिराम बराबर लिखा गया मनोभिराम। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग, जैसे देखिए मनः लिखा गया तो ना में आ है, ये ध्यान देना है, ना में आ है। और यहाँ पे देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया है, आ आया है। तो विसर्ग के बाद अगर आ आएगा, ध्यान देना है, तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे देखिए मन था तो मन लिखा गया है, लेकिन विसर्ग किस में बदल गया, ओ में। तो यहाँ पे ओ की मात्रा लगा दी गई तो हो गया मनो, और इसमें विराम जुड़ जाएगा तो हो जाएगा मनोभिराम। इसी प्रकार से देखिए मनः धन बल बराबर लिखा गया है मनोबल। अब यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद क्या आया है, बा आया है। बा क्या होगा, पा फा बा, बा तीसरा वर्ण है। तो इसलिए अब विसर्ग के बाद बा आया है तो आह किस में बदल जाएगा, जो आह है यानी जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा।
तो देखिए मन लिखा गया था और विसर्ग बदल गया ओ में, तो हो गया मनो, और बल हो जाएगा मनोबल। इसी प्रकार देखिए यशः धन गान बराबर लिखा गया यशोगान। यहाँ विसर्ग के बाद गा आया था जो कि तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग बदल जाएगा ओ में, तो यश और ओ लग जाएगा, देखिए ओ की मात्रा लग गई तो हो गया यशो, और गान हो जाएगा यशोगान। इसी प्रकार से मना धन रथ बराबर क्या हो जाएगा मनोरथ। यहाँ पे भी जो विसर्ग है वो किस में बदल गया है, ओ में बदल गया है। तो विसर्ग यहाँ पे किस में बदल रहा है, ओ में बदल रहा है। बस ध्यान देना है कि विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दूसरा जो नियम है ये भी पहले नियम की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे विसर्ग का परिवर्तन रा में हो रहा है। देखिए रा, यहाँ पे रा में हलंत लगा हुआ है, और किसी भी वर्ण में अगर हलंत लग जाता है, देखिए ये जो चिन्ह है इसको हलंत कहते हैं, किसी भी वर्ण में अगर हलंत लग जाता है इसका मतलब वो आधा अक्षर हो जाता है। ये आपको ध्यान देना, अगर हलंत लगा है इसका मतलब आधा अक्षर। तो देखिए विसर्ग का परिवर्तन रा में कब होगा ये हमें ध्यान देना है। देखिए यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, यानी छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ये ध्यान देना है। विसर्ग के पहले छोटा आ हो या बड़ा आ हो, या फिर कोई अन्य स्वर हो, यानी कोई दूसरा स्वर हो, यानी कोई भी स्वर है, और विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद वही होगा जो हमने भी पहले नियम में पढ़ा था। विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर या रा लावा हा हो, जो पहले नियम में था। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, ह्रस्व आ दीर्घ या कोई अन्य स्वर हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, कोई स्वर हो, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर या रा लावा हा में से कोई भी वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, आधा रा होगा, यहाँ पे हलंत लगा है। तो ये ध्यान देना आपको, विसर्ग का परिवर्तन रा में कब होगा, ये पहले नियम की तरह ही है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया निह धन गुण, तो देखिए हाँ यहाँ पे ध्यान देना, आ या आ के अलावा कोई स्वर होना चाहिए, यहाँ पे अलावा ध्यान दीजिएगा। विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, आ, और जो दीर्घ आ है उसके अलावा कोई स्वर होना चाहिए, तो तब जो है वो विसर्ग रा में परिवर्तित होगा, कोई अन्य स्वर होना चाहिए आ और आ के अलावा। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया निह धन गुण दिया गया है, तो देखिए विसर्ग के पहले जो है वो ई आया है, ह्रस्व ई आया है, यहाँ पे देखिए ई की मात्रा लगी है, तो विसर्ग के पहले जो है छोटा आया, बड़ा तो है नहीं, छोटी ई है, और धन क्या है गुण, गा क्या है तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग के बाद देखिए तीसरा वर्ण आया है यहाँ पे, तो जो है विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, वो रा में बदलेगा, तो नी है और विसर्ग के स्थान पे रा हो जाएगा, तो निर हो जाएगा, और यहाँ पे गुण लू जुड़ जाएगा तो हो जाएगा निर्गुण। निह धन गुण बराबर क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा, या फिर निर्गुण का विच्छेद कहा जाए तो हो जाएगा निह धन गुण। इसी प्रकार देखिए दुह धन लभ, अब देखिए यहाँ पे उ आया है, ना तो ह्रस्व आ है ना तो दीर्घ आ है, और उसके बाद क्या आया है, ला आया है, देखिए ला, तो ला भी अगर आएगा तब भी क्या हो जाएगा, जो विसर्ग है वो रा में बदलेगा, तो दुह धन लभ बराबर क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। इसी प्रकार से धनु धन धर बराबर हो गया धनुर्धर, यहाँ पे भी विसर्ग किसमें बदला है, रा में, क्योंकि यहाँ पे देखिए धा आया है। और उसके बाद देखिए बहि धन मंडल बराबर क्या हो गया, बहिर्मंडल, यहाँ पे जो जो यहाँ पे आपका विसर्ग है वो किसमें बदल गया, यहाँ भी रा में बदला है, क्योंकि यहाँ पे माँ आया है, और माँ क्या है, माँ जो है पा फा बा भा माँ, आप देखेंगे तो माँ क्या हो जाएगा, अनुनासिक वर्ण है या पांचवा वर्ण है, तो पांचवा वर्ण आएगा तब भी विसर्ग किसमें बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। तो ये हो गया विसर्ग का परिवर्तन रा में कब होगा। इसके बाद देखिए अब विसर्ग का परिवर्तन सा में देखते हैं। ये जो सा है हम लोग इसको कहते हैं तालव्य सा, ध्यान दीजिएगा, तीनों सा की बात यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला जो सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका उच्चारण करते समय जो है जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, इसको हम लोग कहते हैं तालव्य सा। तो विसर्ग का परिवर्तन तालव्य सा में कब होगा ये हमें ध्यान देना है। तो देखिए यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर है और बाद में क्या है, बाद में होना चाहिए च छ या श हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, श हो जाता है। ये हलंत आया यानी आधा सा होगा। तो विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद च छ या श हो, तो विसर्ग किसमें हो जाएगा, तालव्य श में बदल जाएगा। जैसे देखिए दिया गया दुह धन शासन बराबर क्या हो गया, दुशासन। तो देखिए विसर्ग के पहले स्वर है कि नहीं, विसर्ग के पहले स्वर है, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है, तो विसर्ग के पहले छोटा ऊ है, और विसर्ग के बाद क्या आया है, देखिए विसर्ग के बाद सा आया है, तो अगर सा आएगा तो किसमें बदल जाएगा, शाम, यानी शा में बदल जाएगा, यानी दुह धन शासन बराबर क्या हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा, क्योंकि ये सा में बदल जाएगा, शा में, तो दुशासन। इसी प्रकार से हरि धन चंद्र बराबर क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र हो गया है, क्योंकि देखिए विसर्ग के पहले ई आया है और उसके बाद क्या आया, चा आया है, तो जो विसर्ग होगा वो शा में बदल जाएगा, आधा शा में बदलेगा, तो हो जाएगा हरिश्चंद्र। हरि धन चंद्र बराबर क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे विसर्ग का परिवर्तन तालव्य सा में हो रहा है। इसके बाद चौथे नियम में देखिए विसर्ग का परिवर्तन जो हो रहा है वो मूर्धन्य सा कहते हैं इसको, मूर्धन्य शा। तो ये मूर्धन्य शा है और हलंत लगा यानी आधा शा आएगा। तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य शा में कब होगा, देखिए यदि विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग के पहले होना चाहिए ई या उ होना चाहिए, और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ या श हो, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शा हो जाता है, मूर्धन्य शा होगा। तो विसर्ग के पहले ई या उ होना चाहिए और विसर्ग के बाद ये वर्ण अगर हैं तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शा हो जाएगा, हलंत के साथ, यानी आधा सा हो जाएगा। जैसे देखिए पुह धन कर लिखा है,
तो देखिए विसर्ग के पहले ऊ आया है, ऊ, पू लिखा है तो ऊ आया है, और उसके बाद विसर्ग के बाद क्या है, का है। तो विसर्ग किस में बदलेगा, मूर्धन्य शा में बदलेगा। तो पुह धन कर बराबर क्या हो गया, पू लिखा गया और ये बदल गया शा में, तो पुष हो जाएगा और कर हो जाएगा पुष्कर। इसी प्रकार से निह धन पाप बराबर क्या लिखा गया है, निष्पाप लिखा गया है, क्योंकि देखिए विसर्ग के पहले ई आया है, ह्रस्व ई आया है, और इसके बाद विसर्ग के बाद पा आ रहा है। विसर्ग के बाद अगर पा आएगा तो ये शा में बदलेगा, तो निह धन पाप बराबर क्या हो गया है, विसर्ग बदल गया सा में, तो निष्पाप हो जाएगा। इसी प्रकार से निह धन फल बराबर निष्फल, यहाँ पे भी विसर्ग किसमें बदल गया है, जो है मूर्धन्य सा में बदल गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे फा आया है और यहाँ पे टा आया है। देखिए तो धनु धन टंकार बराबर क्या हो गया, धनुष टंकार हो गया, धनुष टंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो रहा है, मूर्धन्य सा में हो रहा है। और फिर हम लोग देख लेते हैं विसर्ग का परिवर्तन दंत सा में। देखिए यहाँ पे इसका उच्चारण करते समय दंत का प्रयोग होता है, तो विसर्ग का परिवर्तन दंत सा में कब होगा, इसको दंत सा इसीलिए कहा जाता है। तो विसर्ग का परिवर्तन दंत सा में कब होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए यदि विसर्ग के बाद क्या हो, यदि विसर्ग के बाद ता हो या था हो, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये दंत शा हो जाएगा। तो विसर्ग के बाद ध्यान दीजिए ता या था है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा, दंत सा हो जाएगा। जैसे देखिए नमः धनते लिखा है, तो देखिए विसर्ग के बाद क्या आया है, ता आया है, तो विसर्ग किसमें बदलेगा, शा में बदलेगा। यहाँ पे हलंत है तो आधा सा आ रहा है, हलंत का मतलब आधा अक्षर। तो नमः धनते बराबर क्या हो गया, नम, और विसर्ग बदल गया स में, तो नमस और ते हो जाएगा, नमस्ते। इसी प्रकार से बिह धनत्रित बराबर क्या हो गया, विस्तृत, क्योंकि यहाँ भी विसर्ग किसमें बदला है, सा में, क्योंकि इसके बाद ता आया है, तो बिह धनत्रित बराबर क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। अब इसके बाद छठा नियम देख लेते हैं कि विसर्ग में परिवर्तन ना होना। तो कब विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। यानी विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, जैसा है वैसे रहेगा। तो यदि विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद क्या हो, बाद हो क ख प फ अगर आता है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ आए, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए दिखा गया है प्रातः धन काल, तो विसर्ग देखिए ता है, ता में आ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ता जो है इसमें आ है, तो विसर्ग के पहले यहाँ पे आ है और विसर्ग के बाद क्या आया है, विसर्ग के बाद का आया है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रातः धन काल बराबर क्या लिखेंगे, प्रातः काल। यहाँ प्रातः और काल अलग अलग हैं, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग जैसे यहाँ था वैसे यहाँ पे भी लगा हुआ है। इसी प्रकार से अंतः धनपुर बराबर क्या हो जाएगा, अंतःपुर, क्योंकि यहाँ विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, पा आ रहा है, तो विसर्ग के बाद पा आ रहा है, तो यहाँ पे भी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंतः धनपुर बराबर क्या हो जाएगा, अंतःपुर हो जाएगा। तो विसर्ग में परिवर्तन यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि विसर्ग का कब लोप होता है, यानी विसर्ग गायब हो जाएगा। लोप होने का मतलब गायब हो जाएगा। तो इसमें तीन भाग हैं। पहला देख लीजिए, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, यानी विसर्ग के पहले ह्रस्व या दीर्घ आ नहीं है और बाद में क्या है, बाद में रा है, बाद में क्या है, रा, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो ह्रस्व स्वर है उसको दीर्घ किया जाएगा। यानी अगर छोटा है तो उसको बड़ा कर दिया जाएगा। ये ध्यान देना है कि विसर्ग के पहले ना तो छोटा आ है ना तो बड़ा आ है और इसके अलावा कोई दूसरा स्वर है, और बाद में अगर रा है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ह्रस्व स्वर को दीर्घ में बदल दिया जाता है। जैसे देखिए निधन रोग है, तो ध्यान दीजिए विसर्ग के पहले यहाँ पे छोटा आ नहीं है ना तो बड़ा आ ही है, विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई है, और विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद रा है। तो अगर विसर्ग के बाद रा है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग यहाँ पे गायब हो जाएगा और जो ह्रस्व ई था इसको दीर्घ ई में बदल दिया जाएगा। तो निधन रोग बराबर क्या हो गया, नी रोग। ध्यान दीजिएगा निरोग भी एक शब्द है लेकिन यहाँ पे नी रोग होगा, क्योंकि जो छोटी ई है बड़ी ई में बदल जाएगी, ह्रस्व को दीर्घ में बदल देंगे। इसी प्रकार से निधन रस बराबर क्या हो जाएगा, नीरस। यहाँ विसर्ग के बाद रा आया है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो छोटी ई है वो बड़ी ई में बदल जाएगी। तो निधन रस बराबर क्या हो जाएगा, नी और रस हो जाएगा। दूसरा नियम देख लीजिए, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, ध्यान दीजिए विसर्ग के पहले आ या आ यानी छोटा आ या बड़ा आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, यानी ना तो छोटा आए ना तो बड़ा आए, पहले छोटा आ हो और बड़ा आ हो और बाद में कोई दूसरा स्वर हो, तब भी विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे देखिए अतः धन एव बराबर क्या लिखा है, अतयु, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है, आ है और विसर्ग के बाद क्या है, ए है, तो भिन्न स्वर है। तो अतः धन यु बराबर क्या हो गया, अतयु। यहाँ पे देखिए विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया, यहाँ पे विसर्ग नहीं लिखा गया है। और लास्ट में देख लीजिए, यदि विसर्ग के बाद छा हो, ध्यान दीजिए विसर्ग के बाद क्या हो, छा हो, तब भी विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा। विसर्ग के बाद छा होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और जो चा है और जो विसर्ग है उसके स्थान पे चा आ जाता है, यानी आधा चा आएगा क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा है। जैसे देखिए अनुधन छेद बराबर क्या है, अनुच्छेद। तो विसर्ग के बाद छा है तो विसर्ग का लोप हो गया और विसर्ग के स्थान पे क्या आ गया, चा आ गया है। अनुधन छेद, अनुधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। तो इन नियमों में आपने देखा विसर्ग का लोप हो जा रहा है।
तो इस प्रकार से जो है हमने आज देखा विसर्ग संधि के नियम और विसर्ग संधि का विच्छेद हम लोग कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जो है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।